एक गांव में सूरज नाम का एक युवक अपनी माँ के साथ रहता था। वह काफी समझदार और सुलझा हुआ लड़का था। उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई लिखाई की और अच्छी शिक्षा हासिल की। रोजगार के बारे में सोचते हुए उसने मन में विचार किया, अगर मैं नौकरी की तलाश करता हूँ तो मुझे अपने गांव से बहुत दूर रहना पड़ेगा। क्यों ना मैं अपने गांव में ही खेती बाड़ी शुरू करूं। इससे मैं अपनी माँ के साथ यही रह सकूंगा। मैं अपने गांव की तरक्की में भी योगदान देना चाहता हूं और इस मिट्टी से हमेशा जुड़ा रहना चाहता हूं। मैं वैज्ञानिक और जैविक तरीके से खेती करूंगा ताकि स्वस्थ फल सब्जियां उगा सकूं और गांव वालों को भी इसके लिए प्रेरित कर सकूं। जब वे मिश्रित खेती को वैज्ञानिक तरीके से अपनाएंगे तो उनका उत्पादन बढ़ेगा और उनकी आय भी दोगुनी हो सकती है। मुझे इस बारे में माँ से बात करनी चाहिए। शाम को सूरज ने अपनी माँ से ये सारी बातें की। उसकी माँ को सूरज की सोच बहुत अच्छी लगी और उन्होंने उसे खेती शुरू करने की अनुमति दे दी। बेटा, हमारे पास ज्यादा जमीन तो नहीं है, लेकिन तुम इसी में कोशिश करो। कोई बात नहीं माँ, मैं इसी में मिश्रित खेती करूंगा और खूब मेहनत करूंगा। मुझे विश्वास है कि हमें इससे जरूर फायदा होगा। और इसी तरह सूरज अपना काम शुरू करता है। वह सबसे पहले अपने खेतों की अच्छी तरह जुताई करता है, अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाता है और उसी हिसाब से उसमें जैविक खाद डालता है। उसके बाद वह उसमें तरह तरह की सब्जियां लगाता है। वह साथ ही खुद से खेतों के कंपोस्ट भी तैयार करता है। उसके पास 2 गायें होती हैं, उसी के गोबर से कंपोस्ट तैयार करता है। धीरे धीरे सब्जियों की बेलें बड़ी होने लगती हैं। उन्हें कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए सूरज उसमें जैविक पीड़कनाशी का उपयोग करता है। उसकी मेहनत रंग लाती है और सब्जियां लगनी शुरू हो जाती हैं। यह सब देखकर सूरज और उसकी माँ बहुत खुश होते हैं। देखो बेटा, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। बस एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अपने काम में हमेशा ईमानदारी बनाए रखना। बिल्कुल माँ, मैं हमेशा ईमानदारी से अपना काम करूंगा। अब सूरज इन सब्जियों को बाजार में लेकर जाता है। ये पूरी तरह से कार्बनिक खेती से उपजाई हुई सब्जियां हैं। इनमें कोई भी केमिकल खाद का उपयोग नहीं किया गया है और ना ही केमिकल पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया गया है। ये बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट सब्जियां हैं। धीरे धीरे लोग उसकी सब्जियां खरीदना शुरू करते हैं। जब लोग इन्हें घर जाकर पकाते हैं तो उन्हें इनका स्वाद ज्यादा अच्छा लगता है। अगले ही दिन से सूरज की सब्जियों के पास भीड़ बढ़ जाती है। लोगों को सूरज की सब्जियों का स्वाद पसंद आने लगता है। अब उसकी सब्जियां बाजार में सबसे पहले बिक जाती हैं और साथ ही उसे मार्केट से ज्यादा रेट भी मिलने लगता है। अब सूरज की इनकम बढ़ने लगती है तो वो अपने काम को बढ़ाने के बारे में सोचता है। सूरज अपने खेत के एक हिस्से में एक छोटा सा तालाब खुदवाता है और उसमें मछली पालन शुरू करता है। साथ ही वो देसी मुर्गी पालन और बकरी पालन भी शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसकी इनकम में बहुत बढ़ोतरी होने लगती है और वह सुखी और संपन्न होने लगता है। चारों तरफ उसकी खेती के मॉडल के चर्चे होने लगते हैं। कुछ लोग वैसी ही खेती करने के लिए सूरज से सलाह मशवरा लेना शुरू कर देते हैं। सूरज सबको बहुत अच्छे से सारे तरीके बताता है। गांव वाले आपस में बात करते हैं कि सूरज ने बहुत अच्छा उदाहरण सेट किया है। वह चाहता तो बाहर नौकरी भी कर सकता था और अच्छे पैसे कमा सकता था, लेकिन उसने अपनी मेहनत और अक्ल से बता दिया कि अगर आज के युवा चाहें तो अपने गांव में ही रहकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उन्हें शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। सूरज का एक पड़ोसी था, रवि। उसे सूरज की तरक्की देखकर बहुत जलन होने लगी। वह ईर्ष्या से पागल होने लगा और उसे नीचे गिराने के उपाय सोचने लगा। फिर उसके दिमाग में एक शैतानी विचार आया। क्यों ना मैं सेठ मोहनलाल को सूरज की जमीन हड़पने का लालच दूं? अगर ऐसा हो जाता है तो सूरज की जमीन चली जाएगी। फिर वो सब्जियां कैसे उगाएगा? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। यह सब सोचकर रवि सेठ मोहनलाल से मिलता है और उसे भड़काने की कोशिश करता है। देख रहे हो सेठ जी, सूरज कितने पैसे छाप रहा है उस जमीन से। अरे वो तो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है।
लेकिन मैंने तो सुना है कि वो खूब मेहनत करता है अपने खेतों में। अरे क्या खूब मेहनत करता है सेठ जी। कोई कितनी भी मेहनत कर ले, जब तक जमीन गुणकारी ना हो तब तक इतनी उपज थोड़ी मुमकिन है। मैं तो कहता हूं सेठ जी, ये सोने का अंडा देने वाली जमीन है। अगर आप किसी तरह अपने नाम करवा लो तो बड़े फायदे में रहोगे। लेकिन ये होगा कैसे? अरे सेठ जी, आपके पास बुद्धि की कमी है क्या? साम दाम दंड भेद अपनाओ और ये मोटी मलाई वाली जमीन अपने नाम कर लो। विचार अच्छा है। सेठ मोहनलाल अब अपना शैतानी दिमाग लगाना शुरू करता है। वो वकील से मिलकर जाली कागज बनवाता है और सूरज के घर जाकर उनसे कहता है, तुम्हारे पिता ने मुझसे ढेर सारे पैसे लिए थे और अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखी थी। तुम्हारे पिता तो अब नहीं रहे। अब तुम कर्ज चुकाओ या फिर ये जमीन मेरे नाम कर दो। क्या मेरे पिता ने आपसे पैसे उधार लिए थे? लेकिन उन्होंने कभी हमें तो बताया नहीं माँ। क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी ने तो कभी भी इस बारे में कोई बात नहीं की। अगर उन्होंने कर्ज लिया होता तो मुझे जरूर बताते। उन्होंने आप लोगों को क्यों नहीं बताया, ये सब मुझे नहीं पता, और ना ही मुझे ये सब जानने में कोई दिलचस्पी है। बस मुझे मेरे पैसे लौटा दो या फिर अपनी जमीन मेरे नाम कर दो। मैं 1 हफ्ते की मोहलत देता हूं, उससे 1 दिन ज्यादा समय नहीं दूंगा। ये कहकर सेठ वहां से चला जाता है। सूरज और उसकी माँ दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। ये सच नहीं है माँ, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी ने इस बारे में हमसे कभी कोई डिस्कस नहीं किया। सेठ मोहनलाल झूठ बोल रहा है। सच तो ये है कि उसके मन में लालच आ गया है। वो हमारी जमीन हथियाना चाहता है। मुझे भी यही लग रहा है बेटा, ये सेठ पक्का झूठ बोल रहा है। लेकिन अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो बस वही एक जमीन है। अगर ये चला गया तो हमारा गुजर बसर कैसे होगा? फिक्र मत करो माँ, मैं अपनी जमीन को कुछ नहीं होने दूंगा। इस सेठ के पास जरूर जाली कागज है। ना तो मैं उसे पैसे दूंगा और ना ही अपनी जमीन। इस तरह 1 हफ्ते का समय बीत जाता है। अगले दिन सेठ सूरज के घर पहुंचता है और अपने पैसे मांगता है। सेठ जी, मुझे अच्छी तरह पता है कि आप झूठ बोल रहे हो। मेरे पिता ने कोई कर्ज नहीं लिया आपसे, और आपके पास जो ये कागज हैं, ये जाली है। ना तो मैं आपको पैसे दूंगा और ना ही अपनी जमीन। अरे ऐसे कैसे नहीं दोगे? बिल्कुल सही कागज हैं ये, कोई जाली वाली नहीं है। कानूनी लड़ाई लड़कर मैं तुमसे अपने पैसे या जमीन लेकर रहूंगा। आपको जो करना है करो सेठ जी, लेकिन मैं आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तो फिर कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर सेठ गुस्से में वहां से चला जाता है। ये सारी बातें सेठ रवि को बताता है। अरे चिंता क्यों करते हो सेठ जी, जमीन तो आपकी होकर रहेगी, बस आपको पीछे नहीं हटना है। सेठ जी, सूरज को आप आर्थिक रूप से कमजोर कर दो, फिर वो जमीन बेचने खुद आपके पास चल कर आएगा। लेकिन ये होगा कैसे? इसके बाद रवि धीमी आवाज में सेठ को अपनी पूरी प्लानिंग समझाता है। 2 दिन बाद सेठ मोहनलाल के आदमी बड़ी चालाकी से रात में मौका देखकर सूरज के खेत में घुस जाते हैं। वहां वे सब्जियों की सारी बेलों को काट देते हैं। इसके बाद वे जल्दी जल्दी मछलियों के तालाब में जहरीला पदार्थ मिला देते हैं और सारी बकरियों को एक एक करके गाड़ी में भरकर ले जाते हैं। पूरा काम बहुत तेजी से किया जाता है। अगले दिन पूरे गांव में हलचल मच जाती है। सूरज के तालाब की सारी मछलियां मर जाती हैं, बकरियां गायब हो जाती हैं और खेत की सारी फसलें नष्ट कर दी जाती हैं। ये सब देखकर सूरज बहुत दुखी हो जाता है और उसकी माँ भी ये दृश्य देखकर टूट जाती है। किस बेरहम ने हम पर ये जुल्म किया है? क्या बिगाड़ा था हमने किसी का? इतनी बड़ी दुश्मनी कौन निभा गया? पता नहीं माँ, मुझे तो लगता है कि ये सब सेठ मोहनलाल का किया धरा है। हमने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए वो हमें इस तरह से मजबूर करना चाहता है। अब तुम क्या करोगे बेटे? तुम्हारी तो सारी मेहनत बर्बाद कर दी। कितना नुकसान पहुंचाया है हमें। हम तो बर्बाद हो गए बेटा।
गांव वाले भी आपस में इस घटना को लेकर चर्चा करने लगते हैं और सूरज के साथ हुए इस अन्याय पर अफसोस जताते हैं। अरे, ये क्या हो गया सूरज के साथ? ये तो बहुत गलत हुआ। बेचारे की सारी मेहनत बर्बाद कर दी। कितना आर्थिक नुकसान पहुंचाया है बेचारे को। इन्हीं सब उधेड़बुन के बीच सूरज सोच रहा होता है कि अब वो ये सब कैसे ठीक करेगा। उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं बचे थे। हाल ही में उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उनका ऑपरेशन हुआ था और सारे पैसे उसी में खर्च हो गए थे। अभी उनकी दवाइयाँ भी खत्म होने वाली थीं और एक छोटा सा ऑपरेशन और बाकी था। इन सब बातों को सोच सोच कर सूरज बहुत परेशान हो जाता है। इसी बीच एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर सेठ मोहनलाल और रवि आपस में बात कर रहे होते हैं। उसी समय पीछे के रास्ते से गांव का ही एक आदमी रितेश वहां से गुजर रहा होता है। अचानक उसे जोर जोर से हंसी की आवाज सुनाई देती है। वह रुककर उनकी बातें सुनने लगता है। सेठ जी, आपने तो कमाल कर दिया। किस सफाई से आपने सूरज के खेत को साफ कर दिया। उसकी मछलियां, मुर्गियां, सब कुछ खत्म कर दिया। मान गए सेठ जी आपको। आपसे कोई जीत नहीं सकता। हाँ, बहुत अकड़ दिखा रहा था कमबख्त। उसे सीधा तो करना ही था। अब मैं उसे और नुकसान पहुंचाऊंगा। फिर देखता हूं कि वो जमीन कैसे मेरे खाते में नहीं आती। सेठ मोहनलाल को जो चीज चाहिए होती है उसे वो हासिल करके रहता है। मान गए उस्ताद आपको। उनकी बातों से रितेश को सच्चाई का पता चल जाता है और वह हैरान रह जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि सूरज के साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे कौन लोग हैं। यह सब सुनकर रितेश के मन में गुस्सा और दुख दोनों पैदा होते हैं। वह मन ही मन सोचता है कि यह बहुत गलत हुआ है। कितने दुष्ट लोग हैं ये। किसी को बर्बाद करके कितना खुश हो रहे हैं। बेचारे सूरज के साथ कितना गलत किया इन लोगों ने। वो तो बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का है। कितनी मेहनत से उसने अपना ये सारा कारोबार खड़ा किया था। बहुत गलत हुआ उसके साथ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। भगवान ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। इसके बाद वह सीधे सूरज के पास जाता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है। साथ ही आगे के लिए सावधान रहने को भी कहता है। सूरज, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसके पीछे सेठ मोहनलाल और रवि का ही हाथ है। मैंने अपनी कानों से उनकी बातें सुनी हैं। तुम्हें अब बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मुझे तो पहले से ही इस पर शक था कि ये घिरा हुआ काम सेठ ही कर सकता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इन सब में रवि भी शामिल था। बहुत दुख हुआ मुझे ये जानकर। मेरा पड़ोसी था वो। किस तरह से मुझे वो डसेगा मैं सोच भी नहीं सकता था। अरे सूरज भाई, ईर्ष्या इंसान को शैतान बना देता है। सूरज को पहले से ही सेठ पर शक था, लेकिन रवि का नाम सामने आने से वह अंदर से टूट जाता है। उसे अपने पड़ोसी से ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं थी। शाम को सूरज ये सारी बातें अपनी माँ को बताता है। इन पापी लोगों को क्या पता बेटा कि ईश्वर सब देख रहा होता है। ये ऐसे लोग हैं जो समाज में किसी को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। इनके कलेजे में सांप लौटने लगता है। माँ उसे समझाती हैं और उसे धैर्य रखने के लिए कहती हैं। रितेश एक समझदार और नेक दिल इंसान होता है। उसे किसी के साथ अन्याय होता देख बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह ईमानदार और मेहनती लोगों की कद्र करता है। वह आर्थिक रूप से काफी संपन्न व्यापारी होता है। यह सब देखकर वह मन ही मन सोचता है कि क्यों न इस कठिन परिस्थिति में सूरज की मदद की जाए। मैं उसे कुछ पैसे उधार दे देता हूँ। फिर जब वो अपने कारोबार को फिर से पटरी पर ले आएगा तो धीरे धीरे मेरे पैसे चुका देगा। रकम थोड़ी ज्यादा तो जरूर होगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो फिर से खड़ा हो जाएगा। नेक काम करने में कभी कभी ऐसे रिस्क उठाने पड़ते हैं। अगले दिन रितेश ढेर सारे पैसे लेकर सूरज के घर पहुंचता है। ये पैसे तुम अपने पास रखो सूरज, और इनसे फिर से अपने कारोबार को शुरू करो। चिंता ना करो, मैं ये पैसे तुम्हें इसलिए नहीं उधार दे रहा हूँ कि तुमसे मैं इनका ब्याज वसूलूंगा।
मैं सूद ब्याज खाने वाला व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं तो बस इसलिए तुम्हारी मदद करना चाहता हूं क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। देखो सूरज, तुम इससे अपनी खेती बाड़ी और कारोबार में मेहनत करो, फिर जब तुम्हें मुनाफा होने लगे तो धीरे धीरे करके मेरे सारे पैसे चुका देना। लेकिन रितेश भाई, मैं इतने सारे पैसे कैसे उधार ले सकता हूँ? अगर मैं ये पैसे नहीं चुका पाया तो? अरे नहीं सूरज भाई, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप जरूर फिर से कामयाब होंगे और मुझे मेरे सारे पैसे भी चुका देंगे। लेकिन रितेश बेटा, इतने सारे पैसे एक साथ उधार लेना हमें ठीक नहीं लग रहा। तुमने हमारे बारे में इतना सोचा, इसी बात के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमें माफ करना, हम इतने सारे पैसे उधार नहीं ले सकते। अरे माँ जी, कैसी गैरों वाली बातें कर रही हैं? बेटा भी कहती हैं और गैर भी बना रही हैं। कृपया ये पैसे आप लोग रख लें। मुझे ये नेकी का काम करके बहुत खुशी महसूस होगी। मैं आप दोनों का शुक्रगुजार रहूंगा। कृपया माँ जी, इनकार मत करिए, ये पैसे रख लीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि सूरज फिर से उठ खड़ा होगा, उसका कारोबार फिर से चमकेगा और मुझे वो सारे पैसे भी वापस कर पाएगा। बार बार आग्रह करने पर आखिरकार सूरज की माँ मान जाती है। ठीक है सूरज बेटा, जब रितेश इतनी जिद कर रहा है तो ये पैसे रख लो और फिर से पूरी मेहनत और लगन से अपने कारोबार को शुरू करो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रितेश बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करे। शुक्रिया माँ जी। सूरज रितेश से पैसे ले लेता है और फिर से अपने काम को शुरू करने का निर्णय करता है। सूरज अब दिन रात मेहनत करने लगता है। वो तालाब को साफ करवाता है और उसमें दोबारा मछलियां छोड़ता है। साथ ही फिर से अच्छी नस्ल की बकरियां खरीदकर पालना शुरू करता है। अब सूरज पहले से ज्यादा सतर्क और चौकन्ना हो जाता है। वो रात में अपने खेत की सुरक्षा भी बढ़ा देता है। इसी बीच एक दिन रितेश उसे सलाह देता है कि इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस में करनी चाहिए। सूरज, तुम खेत की बर्बादी, मछलियों को जहर देने और बकरियों के गायब होने की शिकायत थाने में कर दो। पुलिस को बताओ कि तुम्हें शक नहीं, पूरा यकीन है कि ये काम सेठ मोहनलाल का किया धरा है। तुम शुरू से आखिर तक सब बताना कि किस तरह उसने तुम्हें जमीन अपने नाम करवाने के लिए धमकाया था। अगर तुम शिकायत नहीं करोगे तो वो फिर से तुम्हारे खिलाफ साजिश रच सकता है और तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो रितेश भाई। मैं कल ही जाकर थाने में शिकायत लिखवाता हूँ रितेश भाई। सूरज उसकी बात मानता है और अगले दिन थाने जाकर शिकायत दर्ज कराता है। पुलिस उसे भरोसा दिलाती है कि जल्द ही जांच शुरू की जाएगी और उसे धैर्य बनाए रखने को कहती है। आप चिंता न करें, हम शीघ्र ही जांच शुरू करेंगे, आप बस धैर्य बनाए रखें। इधर धीरे धीरे सूरज की मेहनत फिर से रंग लाना शुरू करती है। उसके खेत में सब्जियों के पौधे और बेलें लहलहाने लगती हैं कि मछलियां भी धीरे धीरे बड़ी होने लगती हैं। ये सब देखकर सूरज, उसकी माँ और रितेश तीनों बहुत खुश होते हैं। उधर अपनी शिकायत दर्ज होने की खबर सुनकर सेठ मोहनलाल गुस्से से भर जाता है। वो सूरज को धमकाने की कोशिश करता है। अपनी कंप्लेंट वापस ले लो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। लेकिन सूरज सच्चाई के रास्ते पर डटा रहता है। इधर रवि भी डरने लगता है कि कहीं उसका भेद न खुल जाए। पुलिस सेठ मोहनलाल से पूछताछ करती है, लेकिन वो सब कुछ नकार देता है। पुलिस जांच जारी रखती है। तलाशी के दौरान सेठ के घर से जहर की शीशी मिलती है, जिससे पुलिस का शक और गहरा हो जाता है। आगे की जांच में पुलिस को सेठ के दूसरे गांव में बने एक पुराने घर के बारे में पता चलता है। पुलिस वहां छापा मारती है और सूरज की सारी बकरियां बरामद कर लेती है। इसके बाद पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है और आखिरकार सेठ अपना गुनाह कबूल कर लेता है। हाँ, ये सब मैंने ही किया था। मैंने ही सूरज के मछलियों के तालाब में जहर मिलाया, उसकी सब्जियां खराब की और उसकी बकरियां चुराई। और इन सब में रवि ने मेरा भरपूर साथ दिया। मैं उसकी जमीन हथियाना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया। पुलिस रवि को भी गिरफ्तार कर लेती है और दोनों को जेल की कोठरी में बंद कर दिया जाता है। इधर सूरज के खेत में सब्जियां फिर से तैयार हो जाती हैं। वो उन्हें बाजार में लेकर जाता है और उसकी सब्जियां पहले की तरह सबसे पहले बिक जाती हैं।
धीरे धीरे उसे मछलियों और बकरियों से भी अच्छा मुनाफा होने लगता है। सूरज अपनी कमाई से धीरे धीरे रितेश के सारे पैसे चुकाने की कोशिश करता है। गांव वाले सूरज की मेहनत और ईमानदारी की खूब तारीफ करते हैं। साथ ही रितेश के बड़े दिल की भी सराहना करते हैं। पूरे गांव में सेठ मोहनलाल और रवि की बदनामी होने लगती है। कुछ महीनों बाद सेठ और रवि जेल से छूटते हैं, लेकिन उन्हें सूरज को हुए नुकसान की भरपाई जुर्माने के रूप में करनी पड़ती है। इससे सूरज को उसका सारा नुकसान वापस मिल जाता है। अंत में सच की जीत होती है। सूरज अपने मेहनत और लगन से फिर से सफल हो जाता है और रितेश के सारे पैसे चुका देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो आज मैं फिर से इस तरह खुशहाल नहीं हो पाता। मेरी माँ का सही से इलाज भी नहीं हो पाता। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं तो आपका इतना ऋणी हूँ कि आपका पूरी तरह धन्यवाद भी अदा नहीं कर सकता। अरे कैसी बातें कर रहे हो सूरज भाई? एक इंसान दूसरे इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? सूरज रितेश को धन्यवाद देता है और उसे अपने घर खाने पर बुलाता है। दोनों परिवार मिलकर साथ में भोजन करते हैं और हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे सूरज के खेती के मॉडल को गांव के दूसरे लोग भी अपनाने लगते हैं। उनकी सब्जियां अब शहरों तक अच्छे दामों में बिकने लगती हैं। कुछ ही समय में सूरज का पूरा गांव आसपास के गांवों में सबसे पहला ऐसा गांव बन जाता है जहां पूरी तरह से कार्बनिक खेती की जाती है। इससे दूसरे गांवों के किसान भी प्रेरित होते हैं और इसी तरह की खेती अपनाने लगते हैं। एक दिन सूरज अपनी माँ के साथ बैठकर अपनी सफलता के बारे में बात करता है। मेरा सपना पूरा हो गया माँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज अगर पिताजी होते तो वो कितना खुश होते। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। तुम्हारे पिताजी को तुम पर बहुत फक्र होता। मेरा लाडला बेटा, मेरा होनहार बेटा, मुझे तुम पर बहुत नाज है। तुमने दूसरों के लिए प्रेरणा का काम किया है, लोगों को एक नई सोच दी है। अपने साथ साथ तुमने बहुतों के जीवन को बदला है। अब बस एक ही कमी रह गई है। वो क्या माँ? हाँ बेटा, अब बस एक बहू की कमी रह गई है। जल्दी से एक प्यारी सी बहू घर आ जाए तो मेरी सारी खुशी पूरी हो जाएगी। ये सुनकर सूरज मुस्कुराता है और खेत पर काम के लिए चला जाता है।